नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं पीकेपी स्ट्रेटजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ते आए थे फिजिकल ज्योग्राफी। हमने अब तक भूकंप टॉपिक निपटा लिया है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम अपक्षय और अपरदन। देखिए, अपक्षय क्या है और अपरदन क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप केवल उन्हीं दोस्तों को शेयर करिए जो केवल पढ़ने के लायक है। ठीक है दोस्तों, आइए आप टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ये हमारी कोई पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह पर अंतर्जात बलों द्वारा, कौन से बल द्वारा, मैं रिपीट करता रहूँगा, अंतर्जात बलों द्वारा कुछ स्थलीकृत यानी कि स्थलों पर आकृति उकेरी गई, यानी कुछ पहाड़ बना दे, कुछ पठार बना दिए और कुछ अलग चट्टानें अलग प्रकार की। ठीक है, ये किनके द्वारा बनाई गई? अंतर्जात बलों के द्वारा। लेकिन बहिर्जात बल जो कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर है, बहिर्जात बल, इनका क्या काम है? इनका काम है इन निर्मित स्थलाकृतियों को समतल बना देना। क्या काम है? इन निर्मित स्थलाकृतियों को समतल बना देना। चलो जी, बना भी देगी, लेकिन आखिर समतल बनाएगी कैसे? किन कारकों से इनको समतल बनाएंगे? कुछ कौन सी पावर है इनके पास? इसको समझाने के लिए फिर महोदय आए हमारे अपक्षय और अपरदन। इन्होंने कहा, देखो जी, जब तक हम जिंदाबाद है तब तक हम इसको निपटा लेंगे, आप बस हमें पोटेंशियल देते रहना, यानी कि शक्ति देते रहना। तो अंतर्जात बल, इन दो महोदय कौन कौन से? अपक्षय और अपरदन को क्या देते हैं? शक्ति। ये रही अपक्षय और अपरदन। इनका काम क्या है? इनका काम है, किसी के यदि चट्टान हो तो चट्टान का उस स्थान पर नाश कर देना। नॉर्मल भाषा में यदि हमारे घर की बात करें तो एक ही स्थान पर रुकी रुकी चट्टानों का कल्याण कर देना। ये हमारी उत्तर प्रदेशी भाषा में। देखना, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखना, कोई यदि हमारी ये चट्टान है, ये रही हमारी चट्टान, इस चट्टान का अपने ही स्थान पर टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाना, क्या? अपने ही स्थान पर टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय। क्या कहलाता है? अपक्षय। राइट, ये बात हमें समझ में आई। लेकिन ये इन टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना, क्या? इन टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना क्या कहलाएगा? अपरदन। क्या? अपरदन। ये हमने मोटी मोटी बात देखी। चलो जी, अब मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा अपक्षय के बारे में। देखना, अपक्षय पहले, यह एक स्थैतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? स्थैतिक। स्थैतिक का मतलब एक ही स्थान पर होती है। चलो जी, और इसी के साथ साथ जो स्वस्थानिक है। कैसी है? स्वस्थानिक है। यदि मैं अपरदन की बात करूँ तो अपरदन थोड़े से अलग है। इनके जो अपरदन महोदय है वे थोड़े से अलग है। अपरदन क्या है? अपरदन की जो क्रिया है वह गतिशील क्रिया है। कौन सी क्रिया है? गतिशील। अपरदन है गतिशील क्रिया में। और दूसरा है जो स्वस्थानिक है, तो ये है परिस्थानिक। क्या है? परिस्थानिक। अपरदन की क्रिया परिस्थानिक होती है। हमको आज अपक्षय और अपरदन पढ़ना है, तो शायद ये वीडियो लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा। तो आप पहले हम अपक्षय को ख़त्म करेंगे, इसके बाद ही देखते हैं आगे का टॉपिक। चलो, तो आप ये लिख लेना, स्थैतिक क्रियाएं, स्वस्थानिक, और अपरदन में गतिशील क्रियाएं और परिस्थानिक। आपको मोटा मोटा आइडिया तो हो चुका है कि जो हमारा अपक्षय है, किसी भी एक चट्टान का एक ही स्थिति में, यानी कि एक ही स्थान पर, वहीं उसका छोटे छोटे टुकड़ों में चूर्णित हो जाना, बिखर जाना, क्या? अपक्षय। और वही जो छोटे छोटे टुकड़े या चूर्ण है उसका एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक चला जाना, क्या है? अपरदन। चलो जी, इन दोनों को शक्ति कहाँ से मिली? बाह्यजात बल से। कहाँ से मिली? बाह्यजात बल से। चलो जी, अब देखते हैं अपक्षय क्या है। पहले तो अब मैं इसे सीक्वेंस बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखना, अपक्षय में हमें पढ़ना है। यदि मैं अपक्षय की बात करूँ, देखना, हम पहले पढ़ेंगे अपक्षय में इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि
अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर अपक्षय की जो क्रिया है किन किन कारकों से प्रभावित होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार पढ़ने के बाद इसके हम महत्व के बारे में जानेंगे कि अपक्षय का महत्व क्या है। फिर हम अपर्दन को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में केवल हम अपक्षय टॉपिक को ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं अब अपना लेक्चर। तो देखिए, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में आप अनुमान लगा सकते हैं कौन कौन से कारक होंगे। सोचिए। हाँ जी, देखना मैं हेडिंग डाल रहा हूँ उधर। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, ये कोई पीपीटी नहीं है जो केवल लिखा मैंने बोर्ड पर लिख दिया और बस उसको समझाना नहीं। मैं बाकायदा अपने हाथ से लिख रहा हूँ और उसको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मेरी मेहनत को देख सकते हो। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि आपको क्लासरूम की जो फीलिंग है वो प्राप्त हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा महसूस करो कि आप एक क्लास रूम में पढ़ रहे हो। बस आपको ईयरफोन लगानी है, बाकी जो पीछे बैकग्राउंड नॉइस है, यदि कोई गाना बज रहा है तो आप इसको इग्नोर करिए, केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी सी ऐसी है देहाती टाइप की, तो आप इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अपनी क्षेत्र की भाषा जल्दी से मतलब कि त्यागी नहीं जा सकती। हिंदी की बात करें तो त्यागी नहीं जा सकती। ऐसे तो होता रहता है, देखो जी हम भी थाई जैसी है। तो इसके प्रभावित करने वाले कारकों में यदि मैं पहली बात करूँ तो पहला यदि मैं बेस्ट बात बताऊँ तुम्हें, वह है चट्टानों की प्रकृति अथवा संरचना। इसके बारे में देखना। यदि कोई चट्टान, ये मैं चट्टान बना देता हूँ, ये हमारी धरातल होगी, इस पर ये हमारी लोजी गोल बिल्कुल चट्टान है। ये हमारी धरातल है और ये हमारी क्या है, एक चट्टान है। ठीक है जी, इसकी प्रकृति निर्धारित करेगी कि अपक्षय होगा अथवा नहीं होगा। देखो, अपक्षय तो होना निर्धारित है, लेकिन कितने समय में होगा, जल्दी होगा, लेट होगा, तीव्रता क्या होगी, इसके निर्धारित कौन करेगी, इसकी प्रकृति निर्धारण करेगी। देखना, यदि इसकी प्रकृति मुलायम है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, प्रकृति मुलायम है, तो आप ये अनुमान लगा लीजिएगा इसका अपक्षय तीव्र होगा कम होगा, यानी कि तीव्र गति से इसका अपक्षय होगा। कैसे होगा, तीव्र गति से इसका अपक्षय होगा, पहली बात। चलो जी, उल्टा यदि इसका कठोर है, तो यदि यह जो चट्टान है कठोर हुई तो उसके जो अपक्षय होगा उसकी गति कैसे होगी, मंद गति होगी, मंद गति से अपक्षय होगा। राइट, ये भी चलो बिल्कुल ठीक। और तीसरी बात, उसकी पारगम्यता कैसी है। पारगम्यता का मतलब आखिर उस चट्टान से पानी की मात्रा दूसरी साइड जा सकती है नहीं, हवा की मात्रा दूसरी साइड जा सकती है नहीं, तो इसकी पारगम्यता यदि अधिक होगी तो अपक्षय होने की संभावना अधिक है। कैसे देखना, ये मान लें कोई चट्टान है, इसमें छोटे छोटे छिद्र है। क्या है, छोटे छोटे छिद्र है। मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना तो बुक में लिखी होती है ना ही कुछ, लेकिन मैं आपको फिर भी इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप PKP स्टडी अकेडमी पर आए हो, तो हम यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। अकेडमी का अर्थ होता है प्रशिक्षण देना, तो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं आपको। यहाँ सुनो, यदि मैं एक पानी की बात करूँ, जो अपक्षय की बात बताऊँ, यदि मैं पानी की बात करूँ तो पानी यदि इस पर पड़ रहा है तो पानी इन छेदों में भरेगा, राइट, भरेगा। और जबकि यदि एक मैं नॉर्मल रॉक ले लूँ, यानी नॉर्मल चट्टान ले लूँ, तब इस पर पानी कहाँ पड़ेगा, इसके ऊपरी सतह पर। लेकिन ऊपर में क्या मिलेगा, ये जो होल है, होल की इस सतह पर भी पानी पड़ेगा, यानी कि यह इसकी सतह से भी अपक्षयित होगी, लेकिन यह केवल भारी सतह से अपक्षयित होगी। तो आप इसका अनुमान लगा के बता दीजिएगा कि इसकी जो अपक्षयन होने की गति है कैसी होगी, तीव्र होगी या मंद होगी। इसकी गति होगी तीव्र।
ठीक है दोस्तों, यह बात हमने समझाई, बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो जी, हम चट्टानों की प्रकृति के बारे में बात करें तो आप ये लिख लीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं। जो दूसरा जो प्रभावित करने वाले कारक में है जलवायु, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है जलवायु। देखना जलवायु महत्वपूर्ण कारक कैसे है। यदि मैं कोई चट्टान को कहाँ ले जाऊँ, आर्द्र उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में ले जाऊँ, तो अपक्षय होने की दर कैसी होगी, तीव्र होगी। देखना यदि चट्टान कहाँ है, चट्टान यदि आर्द्र उष्ण कटिबंध में है, आर्द्र उष्ण कटिबंध में है, तो जो अपक्षय है, अपक्षय में भी कौन सा, रासायनिक अपक्षय। कौन सा, रासायनिक अपक्षय, मैं आपको आगे बताऊंगा। यह प्रकार में है उसके रासायनिक अपक्षय, इसके होने की दर कैसी होगी, बढ़ जाएगी। वहीं जो भौतिक अपक्षय होगा, क्या होगा, भौतिक अपक्षय, इसके होने की दर कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और यदि मैं शीतोष्ण की बात करूँ, शीतोष्ण का या शीत कटिबंध की, शीतोष्ण अथवा नहीं वह लगा देता हूँ क्योंकि अलग अलग है ना, शीत कटिबंध, तो इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल विपरीत होगा। यानी कि जो भौतिक अपक्षय होगा, भौतिक अपक्षय, इसके होने की तीव्रता अधिक हो जाएगी, जबकि रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय होने की जो तीव्रता है वह कैसे हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। चलो जी, दूसरा कारण पढ़ लिया हमने। तीसरा कारण है ढाल प्रतिरूप। कैसा है, ढाल प्रतिरूप। देखना ढाल प्रतिरूप में कि कोई चट्टान है, ये मध्य धरातल है, ठीक है, इसकी ढाल कैसी, इधर तीव्र, और इधर ढाल कैसी है, मंद। ठीक है दोस्तों, ये बता दी मैंने, ये हमारी कोई चट्टान है। अब आप ही सोच के बताना कि किस दिशा में अपक्षय होने की अधिक दर होगी। देखना जो अपक्षय होगी वो जहाँ ढाल अधिक है, जहाँ ढाल अधिक है, यानी कि साइड इसकी तीव्रता अधिक होगी। यानी कि मैं इधर लिख दूँ ढाल अधिक है तो तीव्रता अपक्षित होने की कैसी होगी, अधिक होगी। वैसे इसमें विपरीत, मैं इधर विपरीत ही लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बात समझ में आई, चट्टानों की प्रकृति, जलवायु और ढाल प्रतिरूप। यदि मैं चौथा प्रभावित करने वाले कारकों की मैं बात करूँ तो वह है हमारा टाइम पीरियड, यानी कि समय अंतराल। कैसा है वो हमारा प्रभावित करने में समय। देखिए जियोग्राफी में या अपने भौगोलिक जितनी भी हम क्रियाएं देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ समय जरूर लेगी। एक ऐसे तो है नहीं कि पलक झपकते ही हो गया, किसी में एक दिन तो किसी में एक घंटा, किसी में एक सेकंड, लेकिन किसी में साल भर, किसी में 10 साल, किसी में सदी, तो किसी में आप देख सकते हो युग भी होते हैं। लेकिन अपक्षय होता जरूर है, अपक्षय होता जरूर है, वह समय जरूर लेगा अपक्षय होने में। यानी कि अपक्षय होने की दर किस पर निर्धारित है, टाइम पीरियड पर। जितना टाइम अधिक होगा तो अपक्षय उतना ही अधिक होगा। ये हमने अभी तक पढ़े थे अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अपक्षय के प्रकार। देखिए अपक्षय के प्रकार में आते हैं। हे राम माता जी, देखना मैं इधर लिख देता हूँ अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार, राइट। देखना यदि मैं इधर भी लिख दूँ इसके प्रकार में तो इसका मैं डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बना सकता हूँ ऐसे। एक ऐसा पहला प्रकार में है भौतिक अपक्षय, भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय, राइट। यह बात नोट करने की है मिलोड।
दूसरा अपक्षय है हमारा रासायनिक। क्या है? रासायनिक अपक्षय। राइट मिलोड? राइट। और हमारा बाकी का कौन सा बचा? राइट, तुम जो सोच रहे थे वही, जैविक अपक्षय। क्या? जैविक अपक्षय। चलो जी, देखो भौतिक अपक्षय किन किन कारकों पर निर्धारित होता है। देखो, यदि मैं भौतिक अपक्षय में बात करूँ तो पहला है सूर्य ताप। क्या है? सूर्य ताप। दूसरा हमारा जिसको हम तुषार, पाला, कोहरा भी कह देते हैं। ठीक है, देखो मेनली तो दो ही है, सूर्य ताप, तुषार, पाला और कोहरा। इसके बाद जो बाकी बचेगी मैं उनको ETC में लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, चलो तो अब एक बात बताते हैं हम सूर्य ताप के बारे में। सूर्य ताप में भी कुछ प्रकार है, जैसे कि पहला खंड विखंडन या फिर चट्टान विखंडन लिख दूँ मैं इसमें, चट्टान विखंडन। एक एक की डिटेल दी जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहना। दूसरा है कणिका विखंडन। ठीक है, तीसरा है अपसलकन। ठीक है, चौथा है शैल भंजन। चलो तो अब हम शुरू करते हैं इन पर PhD करना। ठीक है दोस्तों, वैसे हमें UPSC में PhD तो नहीं करनी, केवल हमें GS पढ़ रहे हैं तो GS के हिसाब से ही पढ़ना होगा। चलो तो जब इतनी बात यहाँ लोग पहुँचे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखना, खंड विखंडन में देखते हैं। खंड विखंडन से मतलब है सूर्य ताप में कि कोई चट्टान, यदि मैं धरातल से बात करूँ, ये हमारी कोई चट्टान है। ठीक है, चट्टान की प्रकृति क्या होती है? सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करने की और उत्सर्जित करने की। राइट, यह बात तुम्हें पता थी। चलो जी, अब आपने कभी एक चीज़ पढ़ी, उसमें प्रसार की घटना। उसमें प्रसार क्या होता है? कोई वस्तु यदि ऊष्मा को ग्रहण कर रही है तो वह क्या करता है? अपना प्रसार, यानी कि उसके आयतन में वृद्धि होती है, अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ाती है। ये पता होगा रेल की पटरी के, आपने यूट्यूब पर थंबनेल देखा होगा, आखिर रेल की पटरी के बीच गैप क्यों रखा जाता है? इसी घटना के कारण, किसके? उसमें प्रसार के कारण। तो यही वही देखना, सूर्य, जो हमारा जो सूर्य है, ये हमारे सूर्य देव, ये क्या करते हैं? दिन के समय इस चट्टान को क्या देते हैं? प्रकाश। प्रकाश के रूप में क्या देते हैं? ऊष्मा। चलो राइट, ये भी बात हमें समझ आई। प्रकाश के रूप में ऊष्मा दी। ऊष्मा से ये हमारे क्या हुई? चट्टान गर्म हुई। गर्म होने के पश्चात इसमें क्या हुआ? उसमें प्रसार शुरू हुआ। चलो जी, वेरी गुड। इसने ऊष्मा ग्रहण करी। ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात यह गर्म हुई और गर्म होने के पश्चात ये फैलनी शुरू हुई। एक बात नोट करी, सूर्यदेव चलते बने। अब हुआ अंधेरा, बारी आई हमारे चंद्रदेव की। ठीक है, चंद्रदेव क्या करें? इनको देखो भाई साहब, तुमने जितनी ली थी वापस हमें दो ऊष्मा। तो जितनी ऊष्मा इन्होंने ली थी वापस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन चट्टान भी पूरी अपनी अकड़ में है। चट्टान ने की, हमने विभिन्न प्रकार की, विभिन्न तरंग दैर्घ्यों की हमने ऊष्मा ग्रहण की थी, लेकिन हम केवल लंबी तरंग दैर्घ्य वाली ऊष्मा देगी। यानी कि हमने क्या दी? दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली ऊष्मा अब उत्सर्जित शुरू कर दी करने। जैसे ऊष्मा उत्सर्जित शुरू करी करनी, इसको कहते हैं विकिरण। आपको किरण और विकिरण में बता दो। यदि किरण सूर्य द्वारा, यदि ऊष्मा मतलब कि प्रकाश आ रहे हैं तब वह किरण है, और यदि वह प्रकाश किसी के द्वारा अवशोषित करने के बाद उत्सर्जित किया जा रहा है तो क्या कहलाते हैं? विकिरण। विकिरण यानी दोबारा किरण। चलो हम बात कर रहे थे अपनी चट्टान की, तो इसने जैसे दीर्घ तरंग दैर्घ्य की जो किरण है उत्सर्जित शुरू करी, तो अब इसमें क्या होना शुरू हो गया? संकुचन। दिन में प्रसार और रात में संकुचन। दिन में प्रसार, रात में संकुचन। ये घटना चलती रही। राइट, बिल्कुल चलती रही। आज भी चली, कल भी चली, परसों भी चली, पहले दिन भी चली, और आने वाले पूरे साल भर तक चलती रही। अब क्या होगा?
किसी भी एक चीज़ को यदि आप ऐसे करते रहोगे, प्रसार दबा के यानी कि प्रसार संकुचन प्रसार संकुचन, तो उसकी क्या होनी है, ऐसी की तैसी होनी है, उसकी लंका लगनी है नहीं लगनी है, बिल्कुल वही बात हमारी चट्टान में होती है। चट्टान टूट कर बिखर गई, यानी चट्टान पर क्या आ गई, थोड़ी थोड़ी दरार। अब यह प्रक्रिया डेली चल रही थी, तो दरार से भी क्या हुआ, चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। तो किसके कारण हुआ था, हमारा सूर्य तप के कारण क्या हुआ, विखंडन हो चुका। अब जो चट्टान है ऐसे ऐसे टूट कर कैसे बन गई, ये बन गई, एक टुकड़ा से अलग बन गया, ये एक टुकड़ा से ये अलग बन गया, यानी कि इसमें चट्टान में दरार मोटी मोटी पड़ गई और इसका विखंडन हो चुका। चलो जी, हमने अब लोग विखंडन पढ़ लिया था, किसमें, चट्टान विखंडन में। अब आ जाते हैं कनिका विखंडन। देखना कनिका विखंडन में अब जो ये चट्टान बनी है हमारी, ये जो चट्टान बनी है, चट्टान किन की होती है, मैंने पिछले चट्टान वाले वीडियो में बताया। चट्टान क्या है, 2 या 2 से अधिक खनिजों का समूह। क्या है, 2 या 2 से अधिक खनिजों का समूह क्या है, चट्टान है। राइट, यह बात तुम्हें नोट कर लेनी थी। चलो जी, इसमें खनिज मान लिया, कुछ लोह तत्व है, कुछ मैग्नीज है, कुछ फास्फोरस है, कुछ सल्फेट है, कुछ एल्यूमिनियम है, बॉक्साइड है, सब है इसमें। ठीक है, अब तुम्हें एक बात पता होगी कि प्रत्येक की प्रकाश अवशोषण की जो क्षमता है वो अलग अलग है। राइट, और प्रकाश उत्सर्जन की जो क्षमता है वह भी अलग अलग है, जो भी तुम्हें पता होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ बिल्कुल पता होगा। तो ध्यान से देखना, जैसे ये सूर्य देव, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जैसे ये हमारे सूर्य देव इन पर प्रकाश डाल रहे थे, तो प्रत्येक ने अपनी क्षमता अनुसार प्रकाश को अवशोषित किया, अपनी क्षमता अनुसार वे फैले, उसमें प्रसार किया। ठीक है, और जब अंधकार हुआ यानी कि रात हुई, तो इन्होंने अपनी क्षमता अनुसार उनको विकिरण के रूप में, ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन किया। अब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही, प्रत्येक खनिज का अलग अलग है, लोहे का अलग हो रहा था, एल्यूमिनियम का अलग चल रहा था, तो मैग्नीज का अलग चल रहा था, और मैग्नीशियम का अलग चल रहा था, क्योंकि प्रत्येक का अलग अलग था। प्रत्येक में उसमें संकुचन हो रहा था, उसमें प्रसार हो रहा था। ये घटना 1 साल 2 साल 4 साल चली। तो अब जो वे कण हैं, जो वे खनिज के कण हैं, उनका क्या हुआ, कनिका विखंडन, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए। यानी कि अब क्या हुआ, अब ये इस चट्टान की जो ऊपरी सतह है छोटे छोटे पार्टिकल में विभक्त हो गई। यानी कुल मिलाकर चट्टान की ऊपरी सतह की क्या लग गई, लंका। क्या लग गई, लंका। ये लग गई इसकी लंका, बेचारी चट्टान पहले ही दर्द के मारे टूटी पड़ी थी, ऊपर से इसकी लंका भी लग गई। गर्मी कितनी हो रही है, क्या करें दोस्तों, लाइट कुछ ऐसी है। आज हमारा इन्वर्टर थोड़ा सा ऐसी है, लाइट भी नहीं आ रही जो एसी चला ले। चलो, तो हमने अब तक पढ़ लिया था कनिका विखंडन के बारे में। हमने चट्टान विखंडन पढ़ लिया, कनिका विखंडन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम अपसल्कन। अपसल्कन, कभी आपने प्याज देखा है? प्याज तो देखा होगा। राइट, आप जब प्याज को काटते हो तो परत दर परत प्याज के अलग अलग छिलके से उतरते रहते हैं। बिल्कुल उतरते हैं जी। तो हम कौन सी नई बात बता रहे हैं, मैंने भी तो देखा। हाँ जी बिल्कुल। तो यही बात है थोड़ी सी हमारी चट्टानों में। कैसे है देखना, ये मान लिया हमारी कोई धरातल है, धरातल पे हमारी कोई चट्टान है। कैसी है, धरातल पर हमारी चट्टान है। ये हमारे सूर्य देव चलते रहे अब लोग, क्योंकि हम सूर्य तप के पढ़ रहे थे। अब चट्टान की प्रकृति मैंने आपको कुछ 5 मिनट पहले ही बताया कि कैसी है। उष्मा की कुचालक, पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन है, क्योंकि पूर्ण रूप से ऐसे नहीं, क्योंकि उनमें खनिज तत्व है, लेकिन उष्मा की कुचालक है। यही बात चली पता। तो जो सूर्य देव की जो प्रकाश किरण है चट्टान की ऊपरी सतह को क्या दे रही है, ताप। तो ये जो ऊपरी सतह है क्या होगी, गर्म। राइट, इतनी बात तुम्हें समझ में आई। ऊपरी सतह हो गई गर्म। चलो जी, ऊपरी सतह गर्म हुई, तो गर्म होने के पश्चात ऊपरी सतह में क्या हुआ, उसमें प्रसार, यानी कि ऊपरी सतह में उसमें प्रसार शुरू हो गया। ये साइडें चलना शुरू हो गया, जैसे भी अपनी इच्छा अनुसार श्रद्धा अनुसार चल रही थी। यह सब्जी में नमक स्वाद अनुसार, तो इसमें उसमें प्रसार कैसा होगा, इच्छा अनुसार, तीव्रता अनुसार, जैसे भी होगा बस।
याद रखो। चलो जी, ये ऐसे ऐसे फैलना शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं, क्योंकि चट्टान क्या है उस समय की कुछ अलग। अंदर की चट्टान तो इस कहते हैं ठंडी है ये, यदि मैं चट्टान की बात करते हैं तो ठंडी है अंदर की परत, ठीक है। तो अंदर की परत तो उसमें संकुचित ही है, यानी कि उसमें तो ऊष्मा का संकुचन होगा और बाहर ऊष्मा का प्रसार हो रहा है। तो जैसे ही प्रसार हुई और उधर अंदर संकुचित हुई, तो इनमें क्या कौन सा बल लगा? तनाव मूलक बल। कौन सा बल लगा? इन दोनों की सतह के बीच तनाव मूलक बल। इस तनाव मूलक बल लगने के बाद दोनों की जो आपस में पकड़ते हुए अलग हिलनी शुरू होगी ऐसी। अब ये अलग अलग हटनी शुरू हो गई। अब ये कुछ भी कर लो, यानी कि यदि मैं ऐसे मार दूँ तो क्या होगी? पपड़ी सी अलग उतर के चली जाएगी। ये मान ले पहली परत उतर गई, पहली वाली। अब सूर्य का प्रकाश दूसरी पर आने लगा, तो दूसरी वाली भी गर्म हुई। अंदर ये प्रक्रिया ये प्रक्रिया ये प्रक्रिया चलती रहेगी निरंतर, यानी कि प्याज के छिलकों की तरह ये क्या होगा? हल्का होते 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 होते, होते चट्टान से कंकड़ बनने में टाइम नहीं लगने का। टाइम तो लगेगा क्योंकि समय लेती है कोई भौगोलिक क्रिया है। तो क्या होगा? ये चट्टान कैसे होगी? परत दर परत परत दर परत निकलती रहेगी। तो इसको कौन सी श्रेणी में डालना? हमने अपसर्कण की श्रेणी में डालना, ठीक। अब आते हैं हम शैल भंजन पर। देखना शैल भंजन क्या है। शैल भंजन, आप एक काम करो, अभी ले जाओ कुछ कांच लो, कांच को उसको गर्म करो, ठीक है। गर्म करने के बाद कुछ नहीं करना, मात्र एक ड्रॉप ले लेना पानी की, उसके ऊपर डाल देना। क्या सोच रहे हो? जो सोच रहे हो वही इसके साथ होना है, शैल के साथ। होता कैसे? ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं, जहाँ उष्ण कटिबंध हो, जहाँ प्रकाश सूरज की मतलब सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ी से गिरता हो दिन के समय। यदि मान लें मैं अपने राजस्थान की बात कर लूँ तो क्या होगा? हमारे थार के मरुस्थल में चट्टान बहुत तीव्र तापमान से गर्म हो रही, बिल्कुल अचानक से बारिश पड़नी शुरू हो जाए तो क्या होगा? एकदम चट्टान में संकुचन उत्पन्न होगा और संकुचन से तनाव मूलक बल उत्पन्न होगा और चट्टान का अपने अपने टुकड़ों में बिखर जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी चट्टान। जैसे आपने अभी कांच वाले उदाहरण में सोचा, कांच वाले उदाहरण में कांच गर्म था, आपने बूंद डाल दी, बूंद डालते कांच का क्या हुआ? कहते नहीं तरेड़ पड़ गई, हमारी लोकल लैंग्वेज में तरेड़ पड़ गई, यानी कि दरार आ गई। तो ये इसमें क्या आ जाएगी? दरार। और दरार ये धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती कैसी हो जाएगी? ये धीरे धीरे बढ़ती 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 ये हो जाएगी हमारी मतलब कि चट्टान का विखंडन करती। तो अब तक हमने केवल सूर्य ताप के बारे में ही पढ़ा था। अब हम देखते हैं पाला के बारे में, ठीक है दोस्तों। हरे राम माता जी। चलो जी दोस्तों, फिर कह रहा हूँ मैं, यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, क्योंकि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आप निर्धारित कर रहे हैं और आप देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने के टीचर अलग अलग हैं। क्लास में पढ़ाने का एटीट्यूड अलग होता है, लेकिन यूट्यूब पर हमेशा बोलते रहना होता है। ये भी दिखने लगते जी पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। कोई बात नहीं, ना करो सब्सक्राइब, भगवान सब देख रहा है। अब बात करते तुषार पाला कोहरा। ये कहाँ पाया जाता था? यानी कि शुष्क प्रदेशों में, किसमें? जहाँ उष्ण कटिबंध हो, उष्ण कटिबंध प्रदेशों में। तो ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? हाँ बताओ, शीतोष्ण या शीत कटिबंध में? मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, देखो ऐसे होता है जैसे कि जाड़े के मौसम में कोहरा आ जाना, या फिर पहाड़ों पर ऊपर की तरफ चलते चले जाओ तो क्या होगा? तापमान में गिरावट, और गिरावट के कारण वहाँ सर्दी का आभास। अब तुषार कोहरा इसका बहुत ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि, तो देखो जी, हम इसी नाम के आए या जो समझाने के नाम की समझने की कोशिश करना। मार्कर 3 है, ये रही हमारी चट्टान, सॉरी धरातल, ठीक है। धरातल पे हो गई हमारी चट्टान खड़ी, ये तो ज़्यादा चट्टान सोच वाली होगी पैनी, ठीक है। हुआ नू कि कुछ इसमें
हमारे सूर्य तप के कारण दरारें उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? दरारें। ये रही दरार, ये क्या है? दरार। सूर्य तप के कारण इसमें दरारें उत्पन्न हो गई। अब इन दरारों का काम क्या है? देखो, जैसे कोहरा पड़ा तो कोहरा में क्या है, या तुषार क्या है, या पाला में, इनमें हमेशा जल वाष्प मिलती है, जल की छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं। तो कोहरा दिन के समय में इसमें क्या आकर इनमें भर जाएगी, इनकी जल वाष्प, इसमें इन दरारों में, दिन के समय इनमें, इनकी दरारों में ये जल वाष्प भर जाएगी। ये लो जी, भरती, ये लो जी, इनमें हमने जलवाष्प भरने के बाद अब अंधकार हुआ। अंधकार में क्या होगा? शीतोष्ण या शीत कटिबंध में टेम्परेचर माइनस से नीचे या 0 तक तो चला ही जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 से नीचे जैसे जाएगा, तो इन दरारों में भरा हुआ पानी, जो जल वाष्प थी, जो जल की जो बूंदें थी, उनका क्या होगा? जमना स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाएगा, जमनी शुरू हो जाएगी। राइट। अब आप जानते हैं, क्योंकि हमने कक्षा कभी 5 में पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि यदि पानी जमता है तो उसका क्या होता है? आयतन में वृद्धि होती है। तो जैसे ही आयतन में वृद्धि होगी तो दरार के बीच चटक बननी और फैलनी शुरू हो जाएगी। पानी भरा, आयतन वृद्धि हुई, दरार की चौड़ाई होगी, ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई। यही बात तुम्हें समझ में आई? दूसरी बात ध्यान सुनो, यह क्रिया प्रतिदिन चली। प्रतिदिन नई कोहरा पाला आया, इसमें गया, रात का समय हुआ, जम गई, वृद्धि हुई ताप क्षेत्रफल में, आयतन में, बढ़ती चली। क्या हो गया? इसका टुकड़ों में विखंडन। यानी कि कहते नहीं कि सर्दी के मौसम में हैंडपम्प भी फट जाता है, टंकी के जो पाइप है वे भी फट जाते हैं, नल भी फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि पानी में जब जम जाता है तो उसके पानी के आयतन में वृद्धि हो जाती है, इस कारण। तो इनमें जो दरारों में पानी भरा हुआ था, जो जल भरा हुआ था, जो H2O भरा हुआ था, जो नीर भरा हुआ था, वो क्या हुआ? जम गया। जमने के बाद आयतन में वृद्धि हुई। आयतन में वृद्धि होने के बाद क्या हुआ? चट्टान की लय लंका लय लग गई, यानी कि कहते लग गई, तो एल मन लंका लग गई, एल हो गया इसका। ये बात कर रहे थे हम भौतिक अथवा यांत्रिक अक्षय में। ये है ना, थक गया बताते। ये तो बात है यूट्यूब पे पढ़ाते रहना। यदि क्लास में होते तो मैं आपसे, और भाई क्या हाल चाल है भाई छोटू, आज बड़े दिनों में दिखाई दे रहा है, तो मैं से बकवास भी कर सकता था। यदि आप ऑनलाइन यदि लाइव कमेंट होती तो मैं आपसे, ओहो ये छोटू कहाँ क्या है, नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता था। लेकिन ऑनलाइन का ये है कि हमेशा बोलते रहना पड़ता है। दुख दर्द पीड़ा कहीं ख़त्म नहीं होती वाली कहानी मेरे साथ है। कभी लाइट भाग जाती है तो कभी इन्वर्टर डाउन हो जाता है, कभी एसी ख़राब हो जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है। ये दुख दर्द पीड़ा सब मेरे साथ है। आप केवल एक काम करो, मुझको सपोर्ट करने की सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? रासायनिक अपचय के बारे में। रासायनिक अपचय देखना, रासायनिक अपचय में कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है। दूसरा है हमारा कार्बोनीकरण। और तीसरा है हमारा जल योजन। ठीक है जी, चलो जी एक बार इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले लेते हैं हम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अब तक तुमने यदि 10वीं और 11वीं की या 12th की साइंस पढ़ी हो तो साइंस में केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ जाना। क्या है? ऑक्सीजन। किसी तत्व में ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ जाना ऑक्सीजन कहलाता है। राइट। यह तत्व क्या है? चट्टान। तो ध्यान सुनो, हमारी जो वायुमंडल है, हमारी वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो बाकी को गोली मारो, हम बात करें जलवाष्प की। ये जलवाष्प में H2O है, जलवाष्प में H2O है। जैसे ये किसी तत्व के साथ मिलेगी तो वहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि लोहे को ले लो, आप देखते हैं लोहे यदि कुछ दिन खली स्थान पर छोड़ दो तो लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है। राइट, समझे? आखिर क्यों? क्योंकि हमारी जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है
वह जलवाष्प भी ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या करती है, संपादित करती है। तो उस ऑक्सीकरण के कारण उस पर जर लग जाता है, हमारी भाषा में जर और किताबी भाषा में जंग लग जाता है। तो ऑक्सीकरण क्रिया में और कुछ नहीं, केवल यही है कि खनिजों में ऑक्सीकरण की क्रिया शुरू होती है, जिस कारण खनिज का अपना वैसे विखंडन शुरू हो जाता है। ध्यान सुनो, एक और एग्जाम्पल, यदि आप कोई भी चीज़ ले लो, कील ले लो, कील को कुछ दिन पानी में डाल दो। कैसे? कील को पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद क्या होगा, आप पाओगे कुछ दिन पश्चात कि कील पर जल लग गया। क्या लग गया? जर। जल लगने के बाद देखोगे कि उस पर कुछ ऐसे यदि घुसोगे तो कुछ पाउडर रूप में निकल रहा है। तो उसका क्या हुआ, हमारा कील का अपक्षय हुआ। किस कारण? ऑक्सीकरण क्रिया के कारण। ठीक है, ये थी ऑक्सीकरण। दूसरी आ गई हमारी कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण में इसमें तो कौन भाग ले रहा था? H2O और वह ऑक्सीजन। इसमें हमारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखना कार्बोनीकरण में क्या होता है, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाती है तो कौन सी गैस, वो कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि H2CO3। खाया पिया लगेगा नहीं तो वही डायलॉग है। तो H2CO3 जैसे, तो ये अम्ल है। ये अम्ल आप बता सकते हैं किसी भी चट्टान को गलाने में काम करते हैं अम्ल। तो अम्ल अपना प्रभाव दिखाएगा, और जैसे अम्ल किसी चट्टान पर डलेगा तो चट्टान का अपक्षय होना शुरू हो जाएगा। तो कार्बोनीकरण में तो आप ऐसे समझ सकते हो। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए चूना पत्थर का। हमारे देसी भाषा में से कहते हैं कली। आपने देखोगे यदि कली पर हम पानी डाल दें तो क्या होगा, CO2 भी रिलीज होनी शुरू हो जाती है और कली भी फैलनी शुरू हो जाती है। ये सब कार्बोनीकरण में है, क्योंकि हम कली का अपक्षय, कली क्या है? चट्टान है। जो हमारे चूना पत्थर है ये भी तो एक चट्टान है। तो इसका जो अपक्षय होना शुरू हो गया, ये भी इसी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं जलयोजन। आखिर जलयोजन क्या है? देखना, जलयोजन आपने कभी ये देखा, मैनीपोको पेंट्स कभी लाना, बिल्कुल सही, ऐसे नहीं यूज, फाड़ना, फाड़ने के बाद उसमें अंदर से कुछ पाउडर से निकलेगा। ठीक है, उसमें जैसे आप पानी डालोगे तो क्या होगा, पाउडर के कण फैलने शुरू हो जाएंगे। यस या नो? राइट, फैलने शुरू हो जाएंगे। जैसे फैलने शुरू हो गए, आखिर क्यों? तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो कण हैं उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया, पानी पीते उनका आकार बढ़ गया। ऐसे चट्टानों के अंदर कुछ ऐसे खनिज तत्व है जो पानी को जो अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करने के बाद अपना आकार बढ़ा देते हैं। आकार बढ़ाने के पश्चात क्या होगा, आयतन में प्रसार, आयतन में प्रसार यानी कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा यानी कि अब उस पर तनाव मूलक बल लगा, और तनाव मूलक बल क्या हो गया, चट्टान की लय लंका लग गई। L हो गया, उसका क्या हो गया, चट्टान की लंका लग गई, यानी चट्टान का क्या हो गया, रासायनिक अपक्षय, यानी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गई। अब तक हमने पढ़ा भौतिक और यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, और अब पढ़ेंगे हम जैविक अपक्षय के बारे में। देखना जैविक अपक्षय क्या है। जैविक अपक्षय किसके कारण होता है यदि मैं बताऊं तो जंतुओं के कारण भी होता है, जीव जंतुओं के कारण। कैसे? देखना, एक ये रही हमारी चट्टान, समझने की कोशिश करना, इसके अलग है। ये रही हमारी कोई चट्टान, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी नई नवेली दुल्हन की तरह। ठीक है, अब हमारे जैविक में चलो मैं एक चिड़िया या कबूतर मान लेता हूँ, चलो दोनों ही है, चिड़िया और कबूतर। कुछ दाना खाकर आई, कहीं से दाना खाकर आई, और उड़ती उड़ती उसने उड़ता उड़ता क्या कर दिया, उसने यहाँ अपना फ्रेश हो गई, यानी कि उन्होंने बीट कर दिया, बीट कर दी। अब बीट में जो यानी कि उनके जो मल में क्या है, एसिड है, उस एसिड ने क्या करना शुरू किया, चट्टान के साथ क्रिया करनी शुरू की। तो चट्टान पर क्या हुआ, अपक्षय, यानी कि अब एसिड के द्वारा जो क्रिया हुई उसके कारण चट्टान की ऊपरी सतह कमजोर हुई, तो उसका क्या हुआ, इसमें अपक्षय होना शुरू हो गया। राइट, एक बात तो यह थी, किनके कारण, जंतुओं के कारण। ऐसे और अलग अलग, जैसे कि उनका मल मूत्र भी है। यदि मैं इधर शेर कर दूँ, आप देखो शेर यदि मूत्रेगा तो उसमें क्या होगा, यूरिन, और यूरिया की मात्रा अधिक होगी तो कुछ केमिकल बनाएगा HNO3 के टाइप का,
और वह भी इसको गलाना शुरू करेगा। ठीक है, ये क्लास एनसीईआरटी बेस ही मान लो, वैसे एनसीईआरटी कैसे में लेना देना AKNRP नहीं है, पर कोई बात नहीं। दूसरा है देखो वनस्पति का, कैसे स्पेलिंग कहाँ जाती है ये, वनस्पति द्वारा कैसे, देखो ये हमने कोई पौधा लगाया, ये लगाया पौधा, इसके ऊपर इस पौधे की जैसे जड़ इसके अंदर की तरफ घुसेगी तो अंदर की तरफ घुसने पर क्या करेगा, चट्टानों में दरार उत्पन्न कर देगी, चट्टानों में दरार उत्पन्न करेगी और पौधे में वृद्धि होती रहेगी तो क्या होगा, चट्टान के छीतड़े उठ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वनस्पति भी यानी कि जैविक कारण के कारण अपक्षय की घटना को संपादित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, और हम मानव तो जिंदाबाद है ही, हमें तो पता नहीं किसी इसकी लंका लगा रखी, हम तो पृथ्वी की सतह पर नहीं हो रहा है तो हम खोद खोद के अपच्छेद करते हैं, कोई चट्टान यदि नहीं टूटे तो हम बम लगा कर अपच्छेद करते हैं। हमें तो देखो जी ठेका मिला हुआ है, हम तो प्रकृति के विरोधी है, हम तो खेलते रहते हैं प्रकृति के साथ, लेकिन जिस दिन प्रकृति खेलती है लंका लग जाती है। कोरोना में आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सावधानपूर्वक। तो हमने पढ़ा भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के बारे में। हम अगली वीडियो में जानेंगे अपर्दन के बारे में। देखो अपर्दन कुछ नहीं लेकिन अपर्दन इन्हीं का ही है, यही है। अब तक ये जो चट्टानें बनी थी वे कहाँ थी, एक ही स्थान पर थी, इस चट्टान का जो विखंडन हुआ वो एक ही स्थान पर था। अब अपर्दन में हम कल पढ़ेंगे कि इन चट्टानों को किसी बाह्य कारक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में की घटना को कहते हैं, ले जाने की घटना को क्या कहते हैं, अपर्दन। अपर्दन ये अपर्दन में जैसे नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, वायु द्वारा, ऐसे सागरीय तरंगों द्वारा, ये सब अपर्दन की घटना में है। नदी क्या नदी प्रतिरूप बनाती है, हिमानी कैसा अपर्दन करती है, सागरों के द्वारा कैसा अपर्दन किया, ये सब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसके साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।